चलो तो आज हम सीखने वाले टेंसेस 12 टेंसेस सीखेंगे और इन 12 टेंसेस में सीखेंगे क्या, फॉर्म ऑफ वर्ब भरने सीखेंगे। टेंस जब एग्जाम में आते हैं ना तो वर्ब की फॉर्म ही भरवानी आती है। जिस बच्चे को ये पता है ना कि किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, समझ लो उसको टेंस आते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें वो हिंदी वाला फॉर्मेट पता होता है, ता है, ती है, ते हैं। हमें ना सबका पता है कि कंटिन्यूस में रहा है आएगा, उसमें फला आएगा, डिमाक आएगा। बट पॉइंट इज कि एग्जामिनेशन में रहा है या ता है का कोई यूज ही नहीं होता। वहां सारा खेल है फॉर्म ऑफ वर्ब भरने का, कि आपको वर्ब पता हो, उस वर्ब की सही फॉर्म पता हो। सही से मेरा मतलब है आपको ये पता हो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये जरूरी पता होना जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अगर ये पता है कि सिंपल प्रेजेंट है पर वर्ब का नहीं पता, तो हमें पता होने का तो फायदा नहीं हुआ है ना, तो काम ही खराब है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 3 टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली, लेकिन एक ही वीडियो में सारा काम तमाम करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इनमें से हर एक के 4 जो है वो सब पार्ट है। इंडेफिनेट, शांति, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के भी होते हैं ये चारों, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब कट टू कट चलेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। सबसे पहले सभी तरह के इंडेफिनेट की बात कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम केसेस में सबसे ज्यादा जो एग्जामिनेशंस में आते हैं ना, वो इंडेफिनेट टेंस ही होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं इसको। अब मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है डेली रूटीन या हैबिट। जब भी आपको लगता है कि कोई काम रेगुलर हो रहा है या वो ट्रुथ है, सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी की डेली हैबिट है, तो समझ लो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उस केस में आप क्या फिल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। मींस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करने को ही सिंपल प्रेजेंट फिल करना माना जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट जो आपने देखा उसमें वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से मेरा मतलब है ही है, शी, इट या कोई भी नाम, तो उस केस में आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी यूज करेंगे। अब सवाल आता है कई बार एग्जामिनर ना सेंटेंस में नोट देता है, नोट का मतलब है सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो फिर आपके सेंटेंस की सेंस बन जाएगी डू या फिर डज, फिर वो नोट वाला केस और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आपको ये देखना है डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू आएगा प्लूरल्स के साथ, इन सिंगुलर के साथ डज आएगा, नोट ऐसे रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही आएगी बिना एस वाली। एस नहीं आएगा क्योंकि ये एस इस डज में आ गया। तो अगर एक सेंटेंस में दे दूं, एक सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दे रहा हूं, एक डैश ब्रैकेट में वर्ब आ गई, बीच में है टू टेम्पल, सी डैश टू टेम्पल डेली। समझो मेरी बात को, ये सेंटेंस है, आपने देख लिया इसमें डेली आया हुआ है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन मिल गई इसमें सिंपल प्रेजेंट है। जैसे मैंने क्या बोला, कोई भी काम जब डेली होता है तो उस केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है। हर रोज होने वाले काम, किसी की आदत बतानी है जी वो तो सुबह जल्दी उठता है, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस है वो सभी सिंपल प्रेजेंट है। तो मतलब वहां पे जो वर्ब भरनी है, ये वर्ब एग्जामिनर ने आपको ब्रैकेट में दे रखी है, तो आपको इस वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म भरनी है। बात इतनी समझ में आ गई। अब आप देखोगे कि हमारे टीचर ने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इतनी बात याद आ गई। फिर आपके टीचर ने यह भी बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके पीछे एस या ईएस भी लगाया जाता है। तो फिर आपने देखा शी है, सिंगुलर है, ही, शी, इट या किसी का नाम, तो आपने यहां पे इसको लिखा
और इसके पीछे ईएस भर दिया, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अब मैं जो समझाना चाह रहा था कि मान लो टीचर ने ऐसे दे दिया, शी डैश नोट डैश गो टू टेम्पल डेली। अब इसको भरना है अपना। अब भी आपको समझ में तो आ गया कि सिंपल प्रेजेंट है, पर अब बीच में ये नोट टपक पड़ा। अब इस नोट के टपकते ही एक बात क्लियर होगी कि सेंटेंस नेगेटिव है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। अब अगर जो आपको ये फॉर्मूले याद है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस में ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये पता है तो आपको ये हमेशा सेंटेंस में ना जब भी हम फॉर्मूले करेंगे याद रखना, जो एग्जामिनर आपको सब्जेक्ट बताएगा वही बताएगा, ऑब्जेक्ट भी वही बताएगा। हर बारी आपसे वर्ब वाला हिस्सा पूछेगा, मतलब ये जो डू डज और नोट और ये वाला जो हिस्सा है ना, यही आपको चेक करना। सब्जेक्ट हर बार उधर मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी हर बार उधर मिलेगा। वो तो सामने वाला इतना कष्ट तो करेगा कि चलो इतना तो हम लिख के दे देते हैं, पूछेगा तो केवल बीच वाला हिस्सा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यहां भरनी है। अगर वो आपको बहुत सारी वर्ब लिखवा रखी है मैंने कॉपी में, उसको याद कर सकते हैं, तरह तरह की फॉर्म्स आपको याद हो जाएंगी। तो जब आपने देखा कि बीच में नोट है और सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको याद करना है कि सर के अकॉर्डिंग डू डज फिर नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नोट तो दे रखा है, तो डू डज हमें देखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वो वाला सब्जेक्ट जिसके पीछे SES लगता है, वो वाले सब्जेक्ट ये वाले, इनके साथ डज आता है। और जब ये डू डज आ जाता है तो उसके बाद आप जो वर्ब भरते हो वो बिना SES वाली भरते हो। मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो इसका ES था उधर वाला, ये दरअसल इस डज ने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, तो अब हमें ES की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा एग्जाम में सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना आता है, हर तरह के एग्जाम में, क्योंकि सबसे अधिक कंफ्यूजन इधर ही है। बाकियों में क्या हेल्पिंग ऑफ दी होती है, इजमार आपको चेक करना है, सिंगुलर में ही जाएगा, उनमें ही आएगा, ये आएगा, तो इंसान कर लेता है। क्लियर होगी बात? इरेज कर दूं? दूसरे नंबर पे आता है सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट का जस्ट ऑपोजिट है। सिंपल पास्ट जो है वो जस्ट ऑपोजिट है सिंपल प्रेजेंट के। कहता पास्ट की हैबिट या फिर हिस्टोरिक इवेंट, मैं इतिहास की कोई बातें करनी है, बीते समय की बातें करनी है, जनरल पास्ट जो ट्रूथ होती है वो करनी है, उन सभी को सिंपल पास्ट से डिनोट करते हैं। और सिंपल पास्ट भरने का मतलब होता है आपको यहाँ पे क्या भरना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म भरने को ही सिंपल पास्ट भरना कहा जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे उसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूं, शी डैश गो टू टेम्पल लास्ट ईयर। क्लियर होगी बात? जैसे आपने पढ़ा लास्ट ईयर माने पिछला साल, मतलब पास्ट, तो जहां भी लास्ट वर्ड मिल जाए आपको, प्रीवियस वर्ड मिल जाए या कोई पास्ट की डेट मिल जाए, समझ लो वो पास्ट का ही सेंटेंस है। तो जैसे लास्ट ईयर देखा और रोज होने वाला काम दिखा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पास्ट की हैबिट है, पास्ट का रूटीन है। तो फिर आपको इस वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है वेंट। क्या भरनी है? वेंट। अगर इसी सेंटेंस का नेगेटिव आ जाए, आगे ऐसे एज इट इज, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या कहता है भैया, सेकंड फॉर्म का अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन यू यूज डिड देन यू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट सेकंड। ठीक है? जैसे उसका ES डज में आ गया था, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म का इंपैक्ट है वो डिड में आ गया, क्योंकि डिड अपने आप में डू डज की सेकंड फॉर्म है। ठीक है? तो इधर डिड और इधर ये गो एज इट इज। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर की जो प्लानिंग करनी पड़ती है कि ब्रदर कल हम दिल्ली जाएंगे, कल हम 1 तारीख को सेलिब्रेशन करने जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो दीज आर द प्लानिंग्स। ठीक है? व्हेन यू प्लान समथिंग फॉर द फ्यूचर इट इज नोन एज सिंपल फ्यूचर। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, उधर जाएंगे, ये खरीदेंगे, उससे लड़ेंगे, उससे झगड़ेंगे,
फिर उसके बाद घर आएंगे, दीज आर द प्लानिंग्स, और इन प्लानिंग्स को डिनोट करने के लिए वी यूज सिंपल फ्यूचर। विल शैल का कॉन्सेप्ट है इसमें, विल एंड शैल को यूज करते हैं और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। जीवन में जब भी विल शैल आएगा, इवन मॉडल्स भी हैं हमारे सिलेबस में हिमांशु, तो मॉडल्स हैं विल शैल भी, तो व्हेन एवर वी यूज विल शैल और एनी अदर मॉडल वी यूज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर मॉडल्स वी यूज ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके अलावा दूसरी कोई फॉर्म यूज नहीं करते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो सब्जेक्ट में भी ऐसे, जैसे मान लो ये वाला सेंटेंस है, तो शी डैश टू आगरा टुमारो। जैसे आपने देखा टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, मीन्स फ्यूचर। टुमारो मीन्स आने वाला कल, जो कि फ्यूचर में ही काउंट होता है। तो तुरंत आपको हिसाब लगा लेना है कि भैया विल शैल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है, तो ये बाकी सब में काउंट होएगा। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। तो ये जो शी है, ये आई वी में तो नहीं आता ना, ये तो बाकी सब में है, तो यहाँ पे आ जाएगा विल गो। कन्फर्म होगी बात? इस आई के प्लेस पे मैं लिख दूं, सी के प्लेस पे लिख दूं आई, तो यहाँ पे आ जाता शैल गो। पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है प्रेजेंट में चल रहे सारे काम। अगर आपको प्रेजेंटली एक वर्ड मिला, करंटली एक वर्ड मिलता है, ठीक है, दीज डेज, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आपको देखने को मिले, समझ जाना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इन दिनों, आजकल, इस समय ये चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट करता है। सिंपल सा फंडा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है आपकी इज, एम, आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें हम यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म से मेरा मतलब होता है आईएनजी वाली फॉर्म, जिसमें लास्ट में क्या लगता है, आईएनजी। आपको याद क्या रखना है कि जी ही, शी, इट या किसी आदमी का नाम होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। आर लगेगा किसके साथ, वी, यू, दे, या कोई दूसरा प्लूरल माने बहुवचन अगर आप देखते हैं तो उसके साथ आर को आप यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? उसी सेंटेंस को हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं। आई डैश ब्रैकेट में गो टू टेम्पल प्रेजेंटली। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो अब आपको इसमें मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना है, तो आप सीधा सीधा देखेंगे आई के साथ हमने क्या यूज करना है, एम यूज करना है, और इसकी आईएनजी वाली वर्ब क्या बन जाएगी, गोइंग, आई एम गोइंग। तो इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को भरने को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना कहते हैं। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है पेपर में ये वाले आएंगे, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट ही एग्जाम में आता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस भरने का मतलब होता है वोज वर भरना है आपको। क्या भरना है, वोज वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी है, फोर्थ फॉर्म। जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे फोर्थ फॉर्म ही आएगी। कहीं पे कंटिन्यूअस दिख गया ना वर्ड कंटिन्यूअस है, तो समझ लो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आनी है, दूसरी कोई और फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो सिंगुलर में वोज आता है तो आई के साथ भी वोज आता है, आई के साथ भी क्या आता है, वोज आता है। ही के साथ भी वोज आता है, सी के साथ भी आता है, इट के साथ भी आता है। किसी इंसान का नाम है तो भी वोज ही आता है। प्लूरल जो बच गए हमारे, वी बच गया, यू बच गया, दे है, या दो तीन नाम है, दो तीन लोग हैं, तो उनके साथ भी वर्ब को आप यूज करेंगे। और ये जो किसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं ना, ये जब आप क्वेश्चन का आंसर भी बनाते हैं ना इंग्लिश में भी, तभी भी काम आता है। बहुत सारे बच्चे, उनको ये नहीं पता कि वोज कहाँ पे आएगा, वर्ब कहाँ पे आएगा, उनको आइडिया ही नहीं है। तो जब भी आप ये बताना चाह रहे हैं कि बीते समय में उस दिन कोई काम चल रहा था, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। चाहे किसी एग्जाम में भरना है या अपने सेंटेंस बनाने हैं, दोनों में हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में भरना तो ही नहीं। व्हेन यू ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस एंड यू फाइंड दैट यस दिस इज अ टास्क, जिसको हमें कहना है कि ये एक समय में ये काम हो रहा था, तो एट दैट मोमेंट यू राइट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसमें वॉज वर आएगा और आईएनजी वाली वर्ब आएगी। अगर ये सेंटेंस में लिख देता तो आई वॉज गोइंग हो जाता है यहाँ पे, आई वॉज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, तो वॉज वर और आईएनजी वाली वर्ब भरना इज इक्वल टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना। वी वर गोइंग। हाँ, वी वर गोइंग। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस पेपर में आने के चांस लगभग ना के बराबर है, बट फिर भी पता होना चाहिए होता क्या है। जब फ्यूचर में किसी एक फिक्स टाइम पर हम ये बात मान लें कि कल इस समय में ये काम कर रहा हूंगा, ये आप कहना चाह रहे हो। आपने तगड़ी प्लानिंग कर दी कि आपको एग्जैक्टली ये पता है कि 12 बजे मैं पिज्जा खा रहा हूंगा, मतलब यू नो कि आप 11:15 बजे पिज्जा हाउस पहुंचेंगे। एट दैट टाइम यू विल ऑर्डर फॉर पिज्जा, और आफ्टर 12 या 13 मिनट्स यू विल बी डिलीवर्ड अ पिज्जा, और आप उसको खा रहे होंगे। तो आपने एग्जैक्ट प्लानिंग कर ली। तो उस एग्जैक्ट प्लानिंग में जब आप फिक्स कर लेते कि इस टाइम पे मैं यही काम कर रहा हूंगा, तो उस तरह के केसेस में फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की तगड़ी प्लानिंग्स जिंदगी में इतनी चलती नहीं ना, खास तौर पे, इसलिए इसका यूज भी कम हो जाता है फिर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यू हैव ए टिकट, यू हैव ए कंफर्म टिकट, है ना, तो आपको रात को इतने बजे 9 बजे बैठना है और आप कल सुबह 11 बजे वहां कहीं लखनऊ में ट्रेवल कर रहे होगे। उस तरह के सेंटेंस में आप कह सकते हो कि कल इतने बजे तो भाई साहब लखनऊ में मैं सैर कर रहा हूँ, क्योंकि यू हैव अ टिकट एंड टिकट इज कंफर्म्ड। तो आपको पता ट्रेन में बैठेंगे तो ट्रेन वहां पहुंचेगी। परंतु उस केस में भी बहुत बार हिंदुस्तानी रेलवे है ना, कुछ भी हो सकता है, भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे के बारे में आज दोपहर वाले बैच में बच्चे कह रहे थे, सर वो किसी के पिताजी रेलवे में काम करते हैं, तो गली में कोई बात हुई होगी, तो उसके पिताजी ने कहा कि भाई देश का रेलवे ना घाटे में है। तो मैं पढ़ रहा था, तो रेलवे के कुछ ऑफिशियल्स क्या कहते हैं जी, 100 रुपए हमारे देश की रेलवे को कमाने के लिए 94 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। माने 94 रुपए हम खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर 100 रुपए की आमदनी होती है। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश में किसी भी ट्रेन की कोई भी सीट खाली नहीं होती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन खाली घूम रही है, सवारी है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। इवन जनरल डिब्बे में जाके देखोगे, अगर मान लो 2000 लोग बैठ सकते हैं, तो 2000 तो बैठे तो होंगे ही होंगे, उनके साथ 1000 एक्स्ट्रा इधर उधर खिसका के बैठे होंगे, प्लस उससे भी डबल लोग खड़े होंगे। एसी डिब्बे में चले जाओ, जो बैठे तो बैठे ही हैं, उनके बाहर जो बगल अगल जगह है बाहर, उधर भी लोग ठूस ठूस के भरे रहते हैं। कहीं पे कोयले वाली ट्रेन चलती है, डीजल वाली ट्रेन चलती है, लोग छतों पे बैठ के भी सफर कर लेते हैं। खचा खच भरी ट्रेन चलती है, और ऐसा भी नहीं है कि सुविधाओं के नाम पे पता नहीं क्या ही लोगों को मिलता हो। इतना भर भर के जब ट्रेन चलती है, इतनी सारी टिकटें लोग खरीदते हैं, और लंबी दूरी की अगर आपको यात्रा करनी है, लोग टिकट खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, वो कहने वाली बातें होती है बिना टिकट लोग यात्रा कर रहे हैं। आप दिल्ली से बैठकर मुंबई जाओगे तो बिना टिकट यात्रा करना इतना आसान नहीं होता है, ये दूर सफर में ना। ऊपर से टीटी आकर के जो फाइन जुर्माना लेता है वो अलग, बावजूद इसके रेलवे का बजट नहीं बन रहा, घाटा। समझ में नहीं आ रही है बात कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी सवारियां होने के बावजूद भी, क्योंकि रेलवे को आप ऐसा नहीं कह सकते ये बस चली इजी गाड़ी और देखो जी सीट तो बिल्कुल एक भी नहीं बुक, ऐसा नहीं है। बुकिंग पे बुकिंग, मैं कह रहा हूँ आज बुकिंग चालू होती है, 10 दिन बाद आप बुक करा के देखो, पोर्टल बोलेगा सीट फुल, पूरी ट्रेन ही बुक हो चुकी है। ट्रेन पूरी की पूरी बुकिंग रहती है, वेटिंग में भी लोग, हजारों लोग तो वेटिंग में चढ़ जाते हैं ट्रेन में, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। जबकि ट्रेन जब बनाई जाती है तो सीटिंग के हिसाब से बनाई जाती है कि भाई इतने लोग बैठेंगे तो भी मुनाफा आ जाएगा, यही तो मतलब होता है सीट बनाने का। और उससे 3-4 गुना लोग सफर कर रहे हैं, उनका पैसा तो वो भी नहीं बच रहा। गजब की बात है, ऐसा भी नहीं कि बहुत तगड़ी रजाई मिलती हो रेलवे में सफर करने में, ये बहुत हाईटेक क्वालिटी के वॉशरूम्स मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। और कितने लोग तो वॉशरूम के बाहर ही बैठ के सफर कर रहे होते हैं बेचारे, पैर ही चलट का करके, तभी भी घाटा बता रहे हो, बताओ कमाल नहीं होगा। है ना, तो ये भी सारी चीजें। खैर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से हम ट्रेन के वहां तक पहुंच गए। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप क्या करेंगे, विल शैल तो फ्यूचर की हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, याद रखेंगे हमेशा हिमांशु, विल शैल ही हमेशा फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब रहेगी। कंटिन्यूअस टेंस है तो हमेशा कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, ये भी ध्यान रखना, कंटिन्यूअस वर्ड आएगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले हमेशा बी आता है। अभी थोड़ी देर पहले इज एम आर वॉज वर हमने यूज किया था ना, वो भी थे, तो बी इज एम आर वॉज वर बीइंग और बीन, ये सभी बी की फॉर्म होती हैं, ये बी ही माने जाते हैं।
कई बार एग्जाम में पता है क्या आता है भरना, कोई सेंटेंस है और ब्रैकेट में दे रखा बी भरो, बच्चा कह रहा है जी ये तो मैंने पहली बार देखा है। तो भैया बी भरने का मतलब होता है या तो इजमार भरो तो वोज बार भरो गधे। बी बताया था। बी अगर कहीं पे भरना आया है और उसके बाद आप देख रहे हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो समझ लो वो इजमार या वोज बार भरवाना चाह रहा है आपसे। आई बात समझ में? ठीक है, एक सेंटेंस इसका देते हैं। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, मैंने जैसे बताया कल 12 बजे तो मैं लंच कर रहा हूँ, तो टुमारो एट 12 o'clock, सेंटेंस इतना समझ में आया? इससे पता लगे कि फ्यूचर का है। आई डैश ईट माई लंच, तो आपको समझ में आएगा कि कल इतने बजे, तो इसका मतलब आप उस समय पे उस काम को कर रहे होंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है, तो आई के साथ क्या आएगा? शैल। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बताया मैंने? बी, और इसकी फोर्थ फॉर्म ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग माई लंच। कल दोपहर को 12 बजे मैं अपना दोपहर का खाना जो है वो खा रहा होऊंगा। ठीक है, जैसे फौजी के बार कहते हैं अरे टेंशन ना ले, इतने बजे तो हम लाहौर में चाय पी रहे होंगे, है ना, वो वाला केस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से उसको हम डिनोट करते हैं। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है परफेक्ट टेंस पे, प्रेजेंट का परफेक्ट। बस ये वाला पॉइंट याद रख के जाना कि किस टेंस में कौन सी वर्ब आएगी, वो याद रखना है बस। बी वाला बताइए। ये वाला बी वाला ये कोई से टेंस में भी आ सकता है। वो तो इसके लिए नहीं बता रहा था बेटा मैं, वो हाँ वो जनरल बात बता रहा था मैं। जैसे मतलब सपोज करो ऐसे है, ये सेंटेंस है और ब्रैकेट में आ गया बी, ये इसको पूरा कर देते हैं, ईटिंग कर देते हैं। तो अब ये बी है ना जो, तो इसका मतलब यहां पे आपको इज एम आर या फिर वोज या फिर वर भरना है। ठीक है, या फिर बीइंग भरना है या बीन भरना है। देखो ये बीइंग केवल तब आएगा, कब आएगा ये? जब इससे पहले कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब होगी जिसके बाद आईएनजी वाली वर्ब आ सके, तो ये इस केस में नहीं आएगा क्योंकि बीइंग बीइंग ये भी आईएनजी, ये भी आईएनजी, ये तो खटा है। लगातार दो आईएनजी नहीं आएंगे, ये गलत है। बीन यहां पे आ सकता है और इजमार आ सकता है, वोल्वर आ सकता है, लेकिन बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है। ध्यान रखना ये पॉइंट, जिंदगी भर काम आएगा। बीन बी की फैमिली में कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। इससे पहले हैज या हैव या हैड का आना कंपलसरी है। मतलब मान के चलो इस वाले सेंटेंस में मैं ऐसे लिख देता आई हैव डैश ईटिंग और फिर ब्रैकेट में बी होता, अब आपको इजमार वोजवर नहीं भर सकते क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इस पूरे बी का किस्सा क्या है? ये पूरे जो बी की जो फैमिली है ये इंग्लिश में हर तरह के झगड़े का निपटारा करने के लिए है। अगर इस सेंटेंस को मैं तुम्हें डिटेल में बताऊं ना, जो शायद बहुत कम टीचर्स बताते हैं, इस बी का काम क्या होता है? देखो इस पूरे को ना मैं इरेज कर रहा हूं तो आपको पूरा बी का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा, फिर मामला खत्म हो जाएगा इसका। इसको उड़ा देते हैं बी को। देखो बी की एक पूरी फैमिली है, बी है उसमें इज एम आर है, ध्यान रखेंगे, वोज वर है, बीन है और बीइंग है। बात क्लियर होगी? ये बी की फैमिली की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म है। ये बी के वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्रेजेंट को डिनोट करते हैं, ये बी के वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो पास्ट को बताते हैं, और ये दोनों टेंस नहीं बताते हैं, ये दोनों कंडीशनल हैं। ये परफेक्ट को शो करता है और ये कंटिन्यूअस को शो करता है। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को नहीं, सिर्फ कंटिन्यूअस को, क्योंकि आईएनजी वाला है और आईएनजी वाली वर्ब कभी भी टेंस नहीं बताती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस बताती है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस बताती है, लेकिन थर्ड और फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पास्ट नहीं बताती, वो खाली परफेक्ट बताती है या कंटिन्यूअस बताती है। अब कोई कहेगा जी फिर परफेक्ट क्या बताता है? परफेक्ट बताता है हैज हैव। जब आप सेंटेंस में हैज हैव लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उस समय वो थर्ड फॉर्म परफेक्ट बता रही होगी प्रेजेंट का। अब हैज हैव को उड़ा दो, वहां पे हैड रख दो, थर्ड फॉर्म तो वही रहेगी लेकिन हैड आ गया, अब ये बन जाएगा पास्ट का परफेक्ट। ठीक है, आपने हैज हैव हैड भी उड़ा दिया, अब आपने वहां लगा दिया विल, उसके बाद लगा दिया हैव, विल हैव लगा दिया, तो जैसे विल आया
और हैव आया तो ये फ्यूचर का परफेक्ट बन जाएगा। माने थर्ड फॉर्म अपना कोई टेंस लेके नहीं चलती, वो डिपेंड करता है उससे पहले क्या आया है। कन्फर्म हो गया। अभी बी का क्या काम होता है, जब भी इंग्लिश ग्रामर में झगड़ा होता है, जिस झगड़े में बात बन नहीं होती। अब ये वाला सेंटेंस अगर हम देखें फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर में विल शैल का आना कंपलसरी है, अदरवाइज फ्यूचर नहीं बनेगा। और टेंस का नाम कंटिन्यूअस भी है तो फोर्थ फॉर्म का आना भी कंपलसरी है, वरना वो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। बात समझ में इतनी आई। अब सवाल ये है कि विल शैल को अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जितने भी मॉडल्स है सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और ये जो फोर्थ फॉर्म है इसको भी अपने से पहले बी की फैमिली का एक मेंबर कंपलसरी है। जिंदगी में कहीं फोर्थ फॉर्म लिखी देखोगे ना, एक बुक उठा लो, कोई बुक उठा लो, उसमें हजारों सेंटेंस पढ़ दो, जहां भी आपको फोर्थ फॉर्म लिखी मिलेगी, फोर्थ फॉर्म से पहले इन 8 में से कोई ना कोई एक मिलेगा, इनके बिना नहीं बनेगा। तो फोर्थ फॉर्म का क्या डिमांड है कि मेरे से पहले बी की फैमिली का एक मेंबर मुझे चाहिए। अब जब भी फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट में आती है तो बी की फैमिली में प्रेजेंट के मेंबर होते हैं इजएमआर, इसलिए हमने वहां पे इजएमआर प्लस आईएनजी वाली वर्ब लगाई थी प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। जब हम पास्ट में गए तो बी के पास पास्ट बताने वाले मेंबर भी है। जब फोर्थ फॉर्म कहते हैं ना जी मेरे को तो पास्ट में आना है, तो बी अपने घर से वोज वर्ब को भेज देता है। ये वैसे ही है, बारात का इन्विटेशन आया है एक आदमी का, अब किसको भेजे जजमेंट नहीं कर रहे। तो जब बारात जाने लगी तो देखा कि बड़े बूढ़े ज्यादा है, तो घर का बूढ़ा चला गया, चल इधर जा। देखा कि जवान छोकरे ज्यादा है, चल भाई चिंटू तू निकल ले। तो ये वैसे ही है, अगर वो कंटिन्यूअस जो फोर्थ फॉर्म में कहती है मैं तो प्रेजेंट की हूं, तो चल भाई इजमार तू बैठ ले साथ में इसके। वो कहते मैं तो पास्ट में जाऊं, तो चल भाई वोजवर तू निकल ले। अब जैसे अब ये फ्यूचर में आ गए हम लोग, तो जैसे वो फ्यूचर में आया तो फ्यूचर में इनमें से कोई नहीं आ पाया, क्योंकि ये खाली हेल्पिंग वर्ब है, ये भी खाली हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो है ही ना हमारे पास पहले ही, हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास पहले से है ही। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बीन आया, बीन है थर्ड फॉर्म वर्ब की, और हमें इसके बाद तो फर्स्ट चाहिए। ये है फोर्थ फॉर्म वर्ब की, और हमें इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये दोनों कट गए। अब बी, इस केस में बी ने खुद इज्जिमा संभाला, भाई तो बड़ी समस्या हुई। इजमार हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब गलत, वोजवर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब गलत, ये थर्ड फॉर्म है, विल शैल के बाद थर्ड तो आ ही नहीं सकती, झगड़ा दंगा फसाद होने। बीन को फोर्थ फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, वो तो उसके लिए तो आ जाता, फोर्थ फॉर्म से पहले बीन तो आ सकता है, लेकिन वो विल शैल के बाद नहीं आ सकता। और हमें बीच में ऐसा चाहिए जो इसके लिए भी सही है और इसके लिए भी। जैसे मेरा और विपिन का झगड़ा हो गया, तो अगर झगड़े में किसी ऐसे अंपायर को बुलाया जो इसका सपोर्टर है, तो मैं हट जाऊंगा, नहीं भैया नहीं चलेगा, ये तो इसकी बात मानेगा। और इसको बुलाया, ये मेरा सपोर्ट करेगी, तो ये हट जाएगा, ना जी ना इसको हम नहीं चलने देंगे, ये तो आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसे में हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो ना इसको जानता हो ना मुझे जानता हो, मैं दोनों की तरफ हो, कोई दिक्कत टेंशन ना लो भाई, मैं दोनों की तरफ हूँ। तो इनको हटा करके बी ने खुद जिम्मा संभाला कि मैं हैंडल करती हूँ। अब बी ने क्या कहा फोर्थ फॉर्म से, भाई आपकी क्या डिमांड है, तो फोर्थ फॉर्म ने कहा जी मेरी बड़ी सिंपल डिमांड है, इस पूरे परिवार में से कोई भी आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ने कहा ठीक है मैं आ गया, अब मैं इस परिवार का हूँ, हाँ जी हो, बात डन है डन है। विल शैल से पूछा ब्रदर आपको क्या चाहिए, कि जी मुझे तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो बी ने कहा मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट फॉर्म का काम करती हूँ, मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट फॉर्म का काम करती हूँ। तो विल शैल की डिमांड पूरी, फोर्थ फॉर्म की डिमांड पूरी, और विल शैल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म से एक पूरा सेंटेंस बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का। डन होगी बात। तो ये बी का खेल है, ठीक है। अब आगे भी बी का फिर से खेल आएगा, वो तब भी बताऊंगा मैं। अभी हम चलते हैं परफेक्ट टेंस पे, प्रेजेंट का परफेक्ट। इसमें क्या कहता है, रिसेंटली, हाल ही में जब कोई काम पूरा हुआ हो, अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है, तो हैज हैव का इस्तेमाल होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। इस तरीके से हम उसको लिख देंगे। प्लूरल के साथ हैव आता है, सिंगुलर के साथ हैज आता है, तो ही होता, तो यहां पे क्या लिख देते, ही हैज ईटन हिज ब्रेकफास्ट। क्लियर होगी बात। इसमें इसके भी एग्जाम में आने के चांस बड़े कम है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए सब पता होने चाहिए कि भाई हैज है किस टेंस में आता है। अब अगर हम बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट की, पास्ट का परफेक्ट हमेशा कंडीशनल आता है सेंटेंस में। क्या आता है, कंडीशनल। कैसे आता है समझ लो।
पास्ट का परफेक्ट केवल तब आएगा जब सेंटेंस में ऐसा सबूत दे रखा हो कि भाई ये वाला काम हुआ और इस काम के होने से पहले ये वाला काम हुआ। जैसे जब टीचर ने क्लास में एंट्री मारी, बच्चे वहां से कल्टी हो चुके थे। अब इस पूरे सेंटेंस में टीचर ने पहले क्लास में एंट्री मारी है, बच्चे पहले निकल लिए, बच्चे पहले निकल लिए। तो ऐसे केसेस में कंपैरेटिवली टू एक्शंस हमें गिवन होते हैं और उन टू एक्शंस में से एक काम पहले खत्म हो जाता है, एक काम बाद में होता है। तो उन दोनों कामों में से जो सा काम पहले खत्म हुआ है उसको कहते हैं पास्ट का परफेक्ट, और जो सा उनके बाद में हुआ है उसको कहते हैं सिंपल पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे सेंटेंसेस में बीच में बिफोर या आफ्टर आपको दिया होता है, ध्यान रखेंगे। क्या मिलेगा बीच में? बिफोर या फिर आफ्टर। इसी से पता लगेगा बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। माने एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। अगर ये वर्ड नहीं आपको समझ नहीं आएगा कौन सा पहले हो कौन सा बाद में हुआ, एग्जामिनर को ऐसा एक वर्ड देना ही पड़ेगा जिससे वो आपसे कंफर्म करा सके कि भाई एक काम पहले हुआ है, दूसरा काम बाद में हुआ। जैसे गाड़ी जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, मतलब मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। अब आप हिसाब लगाओ कि आप पहले पहुंचे कि ट्रेन पहले गई। क्या काम पहले हुआ? तुम पहले स्टेशन पर गए कि ट्रेन पहले निकली? अरे तुम्हारी ट्रेन मिस हुई है तो ट्रेन ही पहले गई होगी ना। ये तो उधर खड़े हो गए जाकर के और फिर देखते रहे हो। फिर जैसे मैं कल बता रहा था कि हम बैठे बैठे बतियाते रहे और ट्रेन आई, रुकी 5-4 मिनट और सट सट निकल ली, और जब हमारी आंख खुली ट्रेन पहुंच गई नरेला। ऐसा तो नहीं होता ना अमूमन। तो हम पहुंचे और ट्रेन हमसे पहले चली गई थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, माने ट्रेन पहले गई है तो ट्रेन होगी पास्ट परफेक्ट। ठीक है। उसके बाद वर्ड दिया होगा बीच में बिफोर। बिफोर का मतलब इससे पहले, माने अब जो काम लिखेंगे ना उससे पहले काम होगा। बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। तो एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट और दूसरा हिस्सा सिंपल पास्ट। एक हिस्सा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा हिस्सा खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, कई बार इतना गजब का भी काम होता है, इन दोनों में से ना टीचर एक तो देगा आपको, या तो ये वाला हिस्सा देगा या तो ये वाला हिस्सा देगा। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आपको उसमें टापना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो उसमें आपको क्या टापना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। माने एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ वर्ब की खाली सेकंड फॉर्म। अब वो तुमने जजमेंट करना है। ये गिवन है तो ये भर देना, ये गिवन है तो ये भर देना। और ये बिफोर या आफ्टर वर्ड से पता लग जाता है कि हाँ काम पहले हो आगे पीछे हुए हैं। क्योंकि जब तक काम आगे पीछे नहीं हुए हों तब तक आप उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से या सेकंड फॉर्म से कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता तो हो कि कौन सा काम पहले नंबर पे हुआ, कौन सा काम दूसरे नंबर पे हो। टीचर पहले आया कि बच्चे पहले गए, तो पता होना चाहिए ना आपको, तभी तो लिख पाओगे, है कि नहीं? है ना। तो दिस इज पास्ट परफेक्ट। अब तीनों तरह के परफेक्ट कंटिन्यूअस बता देता हूं एक ही बार में। 4th नंबर पे आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पेपर में नहीं आते लेकिन फिर भी किस्मत जब खराब हो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट रहता है, ओके, ध्यान आ गया। इससे पता लगता है इंसान का ध्यान है पढ़ने में। फ्यूचर परफेक्ट, वरना कुछ तो ऐसी भांग पी के बैठ जाते क्लास में, उनके सामने टीचर कुछ भी पढ़ा के चला जाए, तो कहानी बता के चला जाए या कुछ भी करके क्लास से कल्टी हो जाए। वो दो ऐसे नमूने बैठे पिछले वाले डेस्क पे, उनसे के बाद में एकदम से पूछ ले भाई ये पीरियड किस चीज का था, तो कहेंगे ये तो ध्यान से नहीं आ रहा कुछ। कि 40 मिनट तक एक आदमी तमाशा करके गया उनके सामने, उनको कोई अता पता नहीं। तो अटेंटिव होके बैठना बड़ा जरूरी। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है अभी बताया था मैंने, विल शैल। गॉट इट। परफेक्ट के लिए क्या जरूरी है? हैज है वो, तो में से हमने ले लिया है वो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो विल शैल आएगा, उसके बाद हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये हैव का मतलब, ये हैव यहाँ पे ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम करता है ताकि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ सके, और थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैड का आना बड़ा जरूरी है, इसलिए हमने वहां पे किसको रखा है? हैव का रखा है। ठीक है। तो जैसे अगर आप ये कहना चाह रहे हो
आप फ्यूचर कंटिन्यूस में आपने प्लानिंग करी थी कि उतने बजे मैं ये काम कर रहा हूँगा, इसमें थोड़ी उससे भी अगले लेवल की प्लानिंग है कि इतने बजे उस टाइम पर तो मैं ये काम खत्म भी कर चुका हूँ। ये थोड़ा और अपर लेवल की प्लानिंग है कि बस जब तक आप आओगे ना तब तक तो पूरी चाउमीन चट कर चुके होंगे। माने फ्यूचर में एक समय पे जो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये काम खत्म हो चुका होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम का खत्म होना। फ्यूचर परफेक्ट माने फ्यूचर में खत्म होना। गॉट इट? जैसे मैंने बोला कि मैं चाउमीन फिनिश कर चुका हूँ, तो आई शैल हैव फिनिश्ड चाउमीन। आई शैल हैव फिनिश्ड चाउमीन। ये चाउमीन क्या बोलते हैं? चाउमीन। चाउमीन भी कह सकते हैं, चाइनीज शब्द है, हमें इतना नहीं बोलना, अपने हिसाब से चाउमीन। तो आई शैल हैव फिनिश्ड चाउमीन। गॉट इट? इसको नोट कर लो, एग्जाम में प्रोबेबिलिटी कम है इसके आने की, बट फिर भी लिख लो, कोई बात नहीं। आगे आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट के जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा प्रेजेंट का, तो ध्यान रखेंगे वहां पे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है। जब पास्ट का आएगा तो वहां पे हैड रहने वाला है, और जब फ्यूचर का आएगा तो वहां पे विल या शैल प्लस हैव ये रहने वाला है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके बाद भी थर्ड फॉर्म चाहिए, इसके बाद भी थर्ड चाहिए, और इसके बाद भी थर्ड चाहिए, क्योंकि परफेक्ट भी है उसमें, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी, दो दो टेंसेस का मिक्सचर है ये। तो हेल्पिंग वर्ब तक का हिस्सा तो परफेक्ट का होना चाहिए, और मेन वर्ब कंटिन्यूअस की होनी चाहिए। माने खत्म जब होगा तो फोर्थ फॉर्म से खत्म होना चाहिए, लास्ट में कंटिन्यूअस है। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमने प्रेजेंट की ले ली, लेकिन समस्या एक है कि जब आप हैज हैव पिक करते हो तो हैज हैव के तुरंत बाद आप फोर्थ फॉर्म नहीं लिख सकते, थर्ड लिखनी पड़ेगी आपको। तो इन सब की हेल्प करने के लिए बीन हाजिर है, टेंशन ना लो। और एक स्ट्रक्चर बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या चाहिए? मुझे हैज हैव चाहिए। हाँ जी, हैज हैव आपको क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए, ये लो बीन। हाँ जी, बीन चूंकि बी की फैमिली में आपको उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऐसे उसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉमन है, और लास्ट में मिलेगा आपको सिंस या फिर फॉर। ध्यान रखेंगे ये ना मिले तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। सिंस फॉर के बाद एक टाइम दिया होगा, वो टाइम अगर पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है समय की, 10 साल 5 साल 2 दिन 15 दिन, तो आप फॉर का वहां पे यूज देखेंगे। अगर वो पॉइंट है समय का, स्टार्टिंग पॉइंट है, 2005 से ऐसा हो रहा है, 2012 से ऐसा हो रहा है, सुबह से शाम से, तो उस केस में आपको सीन्स देखने को मिलेगा, और बाद में टाइम दिया होगा। टाइम गिवन अगर नहीं है सीन्स फॉर के साथ, तो सेंटेंस कैन नॉट बी ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि इतने समय से ये काम हो रहा है। जहां पर ये बात कहना चाह रहे हो कि इतनी देर के लिए काम हो चुका है और अभी भी हो रहा है, माने काम का थोड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है और जो बाकी का हिस्सा है वो अभी चल रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाल ही में भी आप कहना चाह रहे हो कि मैं पिछले 40 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 15 मिनट्स या 40 मिनट्स 45 मिनट्स। पास्ट की बात करें, कल ऐसा हुआ था, तो आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 40 मिनट्स या 50 मिनट्स। कल ऐसा कर रहा होऊंगा मैं, तो आई विल या आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 मिनट्स या 20 मिनट 30 मिनट, जो भी टाइम आप देना चाहो इस तरीके से। गोट इट? दिस वाज द चैप्टर ऑफ टेंस। समझ में आया? चलो, थैंक यू।